हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं एसिड्स का और बेसिस का, राइट। आज हम लोग थर्ड पार्ट से शुरू करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स इन नॉन रिडॉक्स प्रोसेसेस। यानी ऐसे सॉल्ट जो रिडॉक्स प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनका एन फैक्टर होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, राइट। टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है बट फिर भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, राइट। तो टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज इज टेकन एज एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इन नॉन रिडॉक्स प्रोसेसेस, राइट। जैसे मान लीजिए आपका NaCl सॉल्ट ले लिया, नॉन रिडॉक्स प्रोसेस में सिंपली एसिड बेस रिएक्शन में बना रहे हैं, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, कैटायनिक चार्ज 1 है, एनायनिक चार्ज 1 है तो 1 ले लेंगे, राइट। ऐसे ही हमने ले लिया लेट्स से Na2SO4 एन फैक्टर 2, ऐसे हमने ले लिया लेट्स से AlCl3 एन फैक्टर 3, ऐसे हमने ले लिया लेट्स से Al2SO4 होल थ्राइस, एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। सॉल्ट के 1 मोल में 2 मोल एल्यूमिनियम है तो टोटल हो जाएगा +3 × 2 यानी कि +6। ऐसे ही आप सल्फेट से निकाल लो तो -2 × 3 = -6, ऑलराइट। किसी भी सॉल्ट में, इनफैक्ट किसी भी सॉल्ट में टोटल कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज बराबर होता है तो कोई भी एक नंबर लेकर के उसे हम लोग सॉल्ट का एन फैक्टर बोल देंगे। क्लियर, काफी सिंपल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलराइट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पोर्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि एन फैक्टर की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। क्लियर, अगर हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जाएं या किसी भी रिएक्शन में जाएं, एन फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन तो यही रहेगी ना, एन फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू number of moles of electrons lost or gained, moles of electrons lost or gained per mole of compound, right, per mole of compound। किसी कंपाउंड के 1 मोल से जितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है वो उस कंपाउंड का एन फैक्टर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं इसमें लेने वाला हूं इस पर्टिकुलर यूनिट में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बदनाम एग्जाम्पल से, KMnO4। KMnO4 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, आपको पता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। यहाँ पे मैग्नीज ही एक एक्टिव एलिमेंट है KMnO4 में, जो रिडॉक्स प्रोसेस में बेसिकली अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है। अगर मैं इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में यूज करता हूं H+, तो मैग्नीज +7 मैग्नीज +2 में चेंज होता है। आप समझ सकते हैं +7 से +2 में गया, 1 मोल कंपाउंड में 1 मैग्नीज है, +7 से +2 में गया, कितना इलेक्ट्रॉन खाया, 5 इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ कंपाउंड, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन खाया, यानी कि एन फैक्टर 5 हो गया, ऑलराइट। इसी तरह से आप कॉन्सेंट्रेट बेसिक मीडियम ले लो, कॉन्सेंट्रेट बेसिक मीडियम में जो परमैग्नेट आयन होता है वो मैग्नेट आयन में चेंज होता है, MnO4 2- में। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है, राइट। तो +7 से +6 में गया यानी 1 इलेक्ट्रॉन खाया, एन फैक्टर 1 हो गया। इसी तरह से आप न्यूट्रल मीडियम ले लो या डाइल्यूट बेसिक मीडियम ले लो। डाइल्यूट बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम दोनों के अंदर, न्यूट्रल यानी कि पानी के अंदर ही रिएक्शन कराया है, तो यहाँ पे MnO2 बनता है। बेसिकली MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। क्लियर, 4 है तो यहाँ से देख सकते हैं कि +7 से +4 में गया यानी एन फैक्टर कितना हो गया, 3। +7 से +4 में 3 मोल इलेक्ट्रॉन खाता है 1 मोल कंपाउंड। तो KMnO4 बहुत काम का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनफैक्ट अपने इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो आप देख सकते हैं KMnO4 का मैं 3 तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं। यानी कभी भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 की बात की जाए तो सिंपली तीनों मीडियम में हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में m/5 हो गया, इसका 158 होता है
molecular weight, this is going to be 31.6. ऑलराइट, ऐसे ही बेसिक मीडियम में या कॉन्सेंट्रेट बेसिक में बेसिकली 158/1 हो जाएगा, एंड डाइल्यूट बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में बात करें तो एन फैक्टर होता है 3 यहाँ पे, ठीक है, +7 से +4 में जाता है, अभी भी हम लोगों ने बात किया था, क्लियर। तो ये आपका निकाल लेंगे मतलब यहाँ से। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 m/5, m/1 और m/3 हो जाएगा, क्लियर। कभी अगर मीडियम नहीं दिया हो, इफ मीडियम इज नॉट मेंशन्ड, पहला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं आपको, इफ मीडियम इज नॉट मेंशन्ड फॉर KMnO4 is not mentioned, then take acidic medium, because acidic medium में सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, राइट। तो अगर मीडियम क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो एसिडिक मीडियम लेकर के m/5 लेके क्वेश्चन करो। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ऑल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, हायर oxidation state of manganese gets reduced into Mn+2 state में in acidic medium। जब भी आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को करवाते हो तो जितनी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, चाहे वो +7 है, +6 है, +4 है, +3 है, वो फाइनली Mn+2 में जाएगा। अकॉर्डिंगली आप एन फैक्टर निकाल सकते हो, ऑलराइट। तो ये हो गया KMnO4 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा पूछने आने वाला, ऑलराइट। आते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पे, K2Cr2O7। K2Cr2O7 का रिएक्शन जब HCl से होता है, कॉमन रिएक्शन लिख ले रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन, ये 2KCl बनाएगा प्लस CrCl3 बनाएगा प्लस Cl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, ऑलराइट। आप चाहो तो बैलेंस कर लो, हमें एन फैक्टर के लिए बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलराइट, बट आप चाहो तो इसे बैलेंस कर सकते हो, ऑलराइट। ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, बस यहाँ 14 लिखने का है। अब अगर मुझे यहाँ पे K2Cr2O7 का एन फैक्टर निकालना हो तो कितना आएगा, पहले आप अपने आप इसको कैलकुलेट करो, स्क्रीन को पॉज करो, उसके बाद चेक करो। मैं तो फिलहाल डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे 1 मोल क्रोमियम के अंदर 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम पे टोटल चार्ज है यहाँ +12, यहाँ पे 2 क्रोमियम पे टोटल चार्ज आएगा +6, +12 से +6 यानी कि 6 मोल इलेक्ट्रॉन खाया। 1 मोल K2Cr2O7 6 मोल इलेक्ट्रॉन खाया। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलत कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, +6 आता है, यहाँ पे 1 क्रोमियम का निकाल लेते हैं, +3 आता है, और आंसर 3 लिख देते हैं, क्योंकि 1 मोल द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग एन फैक्टर कहते हैं, और 1 मोल में 2 क्रोमियम है, इसलिए 2 का चेंज आपको लेना ही पड़ेगा, क्लियर। तो +12 से +6 में एन फैक्टर 6 हो गया। इसी प्रकार से इसी रिएक्शन में यदि मुझे CrCl3 का एन फैक्टर निकालना होता तो यहाँ 1 क्रोमियम पे +3 चार्ज है, क्या आप समझते हैं, 1 क्रोमियम पे +3 चार्ज है, यहाँ 1 क्रोमियम पे +6 चार्ज है, तो 3 हो जाएगा, राइट। ऐसे मुझे Cl2 का एन फैक्टर निकालना हो, 2 क्लोरीन पे यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ पे 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज होगा, क्योंकि 1 क्लोरीन पे -1 है, ऑलराइट। तो एन फैक्टर क्लोरीन का 2 हो गया, क्लियर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, समझ रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे मैंने सब का एन फैक्टर निकाल लिया, और क्योंकि K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने का नहीं है। सिंपली आप K2Cr2O7 जहां देख रहे हो, एसिडिक मीडियम देख रहे हो, आप 6 लगा दो। जो K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में रहता है, इसलिए आप एसिडिक मीडियम मानकर एन फैक्टर 6 लो, झक्कास आंसर आएगा, कभी गलती नहीं होगी। Alright, coming to the third example, Na2S2O3 बहुत कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, बहुत कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडोमेट्री की प्रोसेस कराते हैं तो उसके अंदर आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन बहुत कॉमन है। इससे बनता है Na2S4O6 प्लस NaI, ऑलराइट। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन चलो बैलेंस कर लेते हैं। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी आ गई। अब आपको एन फैक्टर यहाँ पे निकालना है।
हम तो कहते हैं आप इन तीनों कंपाउंड का एन फैक्टर निकालो, बल्कि चारों कंपाउंड का एन फैक्टर निकालो। जब आपका निकल जाए तब चेक करना। फिलहाल स्क्रीन को यहाँ पे फिर से पॉज करना। अब आप देखो Na2H2O3 में दो सल्फर एटम है जिनका ऑक्सीडेशन, जिनका रिडक्शन एक्चुअली होने वाला है। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे दो सल्फर है, दो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। यहाँ पे 4 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +10 आएगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? देखो 6 ऑक्सीजन है तो -12 हो गया, और 2 सोडियम है यानी +2 हो गया। -12 और +2 का डिफरेंस -10 आया, और अगर -10 आया इसका मतलब यहाँ पे +10 होना पड़ेगा, राइट? समझा दिया, सिर्फ समझाने के लिए लिया था। क्लियर? अब जब हमको पता चल गया कि इसका +10 4 सल्फर का है, तो 2 सल्फर का कितना हो जाएगा? 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज हो जाएगा +5, और मुझे 2 ही सल्फर के लिए चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया? 1 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 1 हो गया। इजी, ठीक है। इसी तरह से आपको आयोडीन का एन फैक्टर निकालना है। 2 आयोडीन पे यहाँ पे टोटल चार्ज है 0, और यहाँ 2 आयोडीन पे कितना होगा? -2, एन फैक्टर हो गया 2। यहाँ पे अगर मुझे इसका निकालना हो, 4 सल्फर है, 4 सल्फर पे यहाँ +10 चार्ज है, यहाँ पे 2 सल्फर पे +8 है, तो 4 सल्फर +4 है तो 8 हो जाएगा 4 सल्फर के ऊपर, 8 और 10 का डिफरेंस यानी कि एन फैक्टर 2। ऐसे ही Na का निकालना चाहेंगे, यहाँ पे एक आयोडीन है, एक आयोडीन का -1 चार्ज है, यहाँ पे एक आयोडीन का 0 चार्ज है, तो इन फैक्टर 1 हो गया। बड़ी खूबसूरत बात निकल के आएगी यहाँ से। आप देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन के अंदर, चेक करो, आप खुद समझो कि क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, इसका स्टोइशियोमेट्री 2 है, एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर 1 है, राइट? इसका स्टोइशियोमेट्री 1 है, स्टोइशियोमेट्री 1 है, एन फैक्टर 2 है। इसका स्टोइशियोमेट्री 1 है, एन फैक्टर 2 है। इसका स्टोइशियोमेट्री 2 है, एन फैक्टर 1 है। एक बार मैं एन फैक्टर मेंशन कर देता हूं, यहाँ एन फैक्टर 2 है, यहाँ एन फैक्टर 2 है, यहाँ एन फैक्टर 1 है। कैन यू चेक? हर केस में स्टोइशियोमेट्री और एन फैक्टर का प्रोडक्ट 2 आ रहा है, 2 and 2। क्या है ये? एक्चुअली स्टोइशियोमेट्री बताती है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड, और एन फैक्टर को अगर आप मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्विवेलेंट आ जाता है। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बताता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी भी रिएक्शन में एक सब्सटेंस के जितने इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं दूसरे सब्सटेंस के उतने ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, और तीसरे और चौथे सब्सटेंस के उतने ही इक्विवेलेंट बनते हैं अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रॉपर्ली वैलिड है किसी रिएक्शन में, राइट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। 2 फायदा होता है इसमें। एक तो अगर हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन हो तो जो सबसे आसान है उसका एन फैक्टर निकाल लो, है ना? जैसे मुझे आयोडीन सबसे आसान लगता है, और फिर उसका उल्टा ले लो। देखो इसके स्टोइशियोमेट्री में रेशियो है 2:1, है ना? 2:1 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 2:1, तो उनके एन फैक्टर का रेशियो हो जाएगा 1:2, है ना? 1:2 किसी भी ये उसी का दूसरा रूप है, दूसरी भाषा में बोल रहा हूं मैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है, इसका मतलब दोनों की स्टोइशियोमेट्री और इनके इन फैक्टर का रेशियो बराबर रहेगा। तो जो स्टोइशियोमेट्री का रेशियो होता है वो इन फैक्टर का उल्टा हो जाता है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आसान वाले कंपाउंड का निकाल के बाकी डिफिकल्ट वाले कंपाउंड का निकालो, लेकिन इसके लिए रिएक्शन आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। दूसरा, रिएक्शन की बैलेंसिंग में बहुत हेल्प करता है, बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं इस मेथड से, राइट? तो ये 2 फायदे हैं इस रिएक्शन के लिए, तो इसको लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए। नोट, इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन, in a balanced reaction, ratio of n factor between two compound, n factor of two compounds लिख लो, ratio of n factor of two compounds is reverse of their stoichiometric coefficient, reverse of the ratio of their stoichiometric coefficients, all right? Stoichiometric coefficient, but ध्यान रखना इसी को आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ stoichiometric coefficient
n factor is same for all reactants in product, same for all reactants and products, alright। बट ध्यान रखना कि ये चीज जो है ना सब रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता, ये बेसिकली लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का ही दूसरा रूप है और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हर रिएक्शन में अप्लाई नहीं होता। तो इसका डिस्क्लेमर लिख लें यहाँ पे, above rule is not valid in part A disproportionation reaction, number 2 कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रॉपर्ली वैलिड नहीं होता। कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, पार्ट सी reactions in which more than one reactant, more than one elements of one compound gets oxidized or reduced, ऐसी रिएक्शन में भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बहुत तरीके से कन्वेंशनल फॉर्म में वैलिड नहीं होता, जहां पे एक ही रिएक्टेंट के एक से अधिक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये तीन जगह पे, रादर एक और जगह बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी सीधे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वैलिड नहीं होता। तो वहां पे इस तरह का हम लोग रेशियो लेकर के एन फैक्टर नहीं निकाल सकते। ऑलराइट बच्चा लोग, तो ये बात ध्यान रखना। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, H2C2O4 चेंजिंग इनटू CO2, एन फैक्टर निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन पे टोटल चार्ज आएगा 8, 2, 6 आ जाएगा। ऑलराइट, ये आप लोग निकाल पाओगे। आई थिंक ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारे पास दूसरा वीडियो है, इसमें दूसरी प्लेलिस्ट है, वहां से पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, मुझे 2 कार्बन चाहिए तो +8 आ जाएगा। तो +6 से +8 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, एन फैक्टर तो हो गया। सिंपल। कभी कभी तो ऐसे केसेस में ना ऐसा कोई कंपाउंड, जैसे मैंने कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लिया KHC2O4.CaC2O4 और इसको उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया या इसको ऑक्सीडाइज कर दिया KMnO4 से, फैक्टर कितना होगा। तो यूनिक बात ये ध्यान रखिए बच्चा लोग, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेट ही वो पोर्शन है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ऑक्सीलेट का ऑक्सीडाइज होने में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीलेट हैं? CaC2O4.KHC2O4, इसके अंदर टोटल 2 ऑक्सीलेट है, तो इन फैक्टर 4 हो जाएगा। 1 मोल कंपाउंड से 2 मोल ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज होने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट O3 चेंजिंग इनटू O2 प्लस ऑक्साइड है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, 0 चार्ज, और यहां से यहां तक तो कोई चेंज हुआ नहीं, सीधे उतना ही ऑक्सीजन आ गया है। यहां से यहां पे ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो गया है। यानी 3 में से 1 ऑक्सीजन, यानी पर मोल टोटल 3 में से 1 ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया है, तो टोटल 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसने पर मोल कंपाउंड का एन फैक्टर 2 हो गया। ऑलराइट गाइस, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपका I2O5 कंपाउंड है और ये रिड्यूस हो रहा है I- में। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे 2 आयोडीन पे टोटल चार्ज कितना है? +10, और यहाँ 2 आयोडीन पे -2, कितना हो गया? 12। ऑलराइट, ऐसे ही अगर हम बात करें लेट्स से अमोनिया या नाइट्रेट आयन ले लीजिए, नाइट्रेट आयन गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू अमोनिया, तो NO3- इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू NH3। अब यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन पे टोटल +5 चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है। ठीक है, तो +5 से -3 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ पर मोल कंपाउंड? 8 इलेक्ट्रॉन का। राइट, 8 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, यानी कि एन फैक्टर 8 हो गया। राइट, एन फैक्टर 8 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस कंपाउंड का एन फैक्टर 8 हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 मोल कंपाउंड जब भी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस होता है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन खाता है। ऑलराइट,
अकॉर्डिंगली खाता है मतलब लेता है या देता है, दोनों बात, खाता है या खिलाता है, तो अकॉर्डिंगली एन फैक्टर निकल जाएगा। ऑलराइट बच्चा लोग, चलिए अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच IIT JEE 2023 के लिए 6th ऑफ मई से शुरू होने वाला है। 2023 6th ऑफ मई, 2 डेट आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हमारा पैनल है जो आपको पढ़ाने वाला है, ये इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स हैं जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ओम शर्मा सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, पंकज शर्मा सर जो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, MK सर जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एंड सुरेश त्रिवेदी यानी माई सेल्फ विल बी टीचिंग यू फिजिकल केमिस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर बैच। तो आप सब लोग इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज करिए SB सर GEE, और इस कोड को यूज करके आप इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। 6 मई को इसका पहला क्लास शुरू होने वाला है। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते क्योंकि कोविड का टाइम है, सब बच्चा इंतजार कर रहा है कि कब हम अपनी पढ़ाई शुरू करें। आप इंतजार करोगे तो करते रह जाओगे, इसलिए बेटर है कि अभी का अभी इस कोर्स को एनरोल करो और अपनी IIT JEE 2023 की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर दो। बच्चों 2 साल हमें मिनिमम चाहिए होते हैं IIT JEE के लिए बहुत अच्छी रैंक फोड़ने के लिए, 2 साल कमिटेड। और जनरली क्या करते हैं बच्चे, 1 साल में मस्ती करते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर जाकर के पढ़ाई शुरू करते हैं। आप ये गलती मत करना वरना पछताओगे, ठीक है। तो इस कोर्स को एनरोल करो और फटाफट अपनी क्लासेस शुरू करो, अपनी तैयारी शुरू करो। ऑलराइट बच्चा लोग, तो ये मैंने आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ एग्जांपल्स कराए जिसमें एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में निकालना हमने आपको सिखाया। अगली क्लास में मैं इस पोर्शन को कंटिन्यू करूंगा, अभी कम से कम 15-20 एग्जांपल इसमें और कराऊंगा, एंड उसके बाद मैं आपको टाइट्रेशंस और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय।